इग्नू स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मास्टरिंग एजुकेशन टुडे। जैसे कि हम लोग को पता है कि कल आप लोगों का BCOS 185 एंटरप्रेन्योरशिप का एग्जाम है। एंड आज मैं आपको ये वीडियो दिखा रही हूँ जिसमें हम लोग टॉप 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एनालाइज करेंगे और समझेंगे भी। और ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो प्रीवियस ईयर पेपर्स पर बेस्ड है, तो ये क्वेश्चंस के आने के चांसेस सबसे ज्यादा है। ओके, तो हम लोग बिना किसी टाइम वेस्ट करे क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आप लोग क्वेश्चन को साथ साथ समझना जैसे मैं समझा रही हूँ, ताकि कल के लिए आपका एक रिवीजन भी हो जाएगा और आपको पता चल जाएगा कि आंसर फॉर्मेशन कैसे करना है। ओके, तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है, व्हाट इज अ बिजनेस प्लान? डिस्कस द की एलिमेंट्स इन राइटिंग अ बिजनेस प्लान। ऑल्सो डिस्क्राइब द इसेंशियल कॉम्पोनेंट्स ऑफ अ डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट, दैट इज DPR, विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल्स। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सबसे ज्यादा बार ये रिपीट हुआ है, हर पेपर में ये क्वेश्चन होता ही होता है। ओके, तो देखो, इसमें सबसे पहले पूछा है कि व्हाट इज अ बिजनेस प्लान। आप लोगों को इंट्रोडक्शन तो लिखना ही होगा जिसमें आप बिजनेस प्लान को एक्सप्लेन करोगे। साथ ही साथ आप पहले बताते हैं कि बिजनेस प्लान होता क्या है। देखो, बिजनेस प्लान एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है जिसमें एक बिजनेस के गोल्स, उनकी स्ट्रैटेजीज, उनके टारगेट कस्टमर्स और फाइनेंशियल प्लानिंग एक्सप्लेन की जाती है। अगर हम इसको सिंपल वर्ड्स में समझे तो ये बिजनेस का एक रोड मैप होता है। जैसे कि अगर मैं आपको एग्जाम्पल से समझाऊं, तो अगर किसी को एक कैफे ओपन करना है तो उसको बिजनेस प्लान में सब कुछ देखना पड़ेगा ना, कि क्या लोकेशन रखनी है, कौन कस्टमर्स होंगे, उनके हिसाब से क्या मेन्यू होगा, कितना इन्वेस्टमेंट होगा, कितना प्रॉफिट बनेगा। हर चीज के बारे में सोचना एक बिजनेस खोलने के टाइम पर, हम उसी को बिजनेस प्लान कहते हैं। ओके, अब हम देखते हैं इस बिजनेस प्लान के कुछ की एलिमेंट्स। सबसे पहले आता है एग्जीक्यूटिव समरी। एग्जीक्यूटिव समरी पूरे बिजनेस प्लान का एक शॉर्ट ओवरव्यू होता है। ओके, आप इसमें जितने भी वर्ड्स को मैं बोल रही हूँ, की वर्ड्स जिन पे थोड़ा सा मैं जोर दे रही हूँ, आप उन वर्ड्स को अच्छे से याद रखेंगे क्योंकि वो कीवर्ड्स हैं। ठीक है, तो ये पूरे बिजनेस का एक ओवरव्यू होता है। इसमें बिजनेस आइडिया, उसके ऑब्जेक्टिव्स, प्रोडक्ट्स क्या होंगे, फाइनेंस रिक्वायरमेंट क्या होगी, ये सब बताया जाता है। ठीक है, तो एक तरह हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, ये बिजनेस का एक ट्रेलर होता है। ओके, जैसे मूवी का ट्रेलर होता है, ये बिजनेस का ट्रेलर होता है। फिर आता है बिजनेस डिस्क्रिप्शन। इसमें बिजनेस का नेचर, मिशन, उसका विजन क्या होगा, क्या ऑब्जेक्टिव्स रहेंगे, एक तरह इसका लीगल स्ट्रक्चर जो है वो होता है। ठीक है, अगर हम देखें मिशन और विजन, आपके यहाँ पे कीवर्ड्स रहेंगे। मिशन जैसे कि हम लोगों को अफोर्डेबल प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करने हैं, और वहीं हम विजन की बात करें तो फ्यूचर में इसे एक लीडिंग ब्रांड बनाना है। ओके, तो ये सब आता है हमारे बिजनेस डिस्क्रिप्शन में। फिर आता है मार्केट एनालिसिस। इसमें मार्केट को स्टडी किया जाता है, कस्टमर की क्या डिमांड है, क्या हमारे कॉम्पिटिटर्स रहेंगे, क्या क्या मार्केट में आजकल चल रहा है, ये सब। ओके, फिर आते हैं प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। बिजनेस क्या सेल करेगा और उसके स्पेशल फीचर्स, यूनिक फीचर्स क्या होंगे। ओके, यूनिक सेलिंग पॉइंट जैसे होता है यूएसपी, वो। फिर आती है मार्केटिंग एंड सेल्स स्ट्रैटेजी। कस्टमर को अट्रैक्ट कैसे करेंगे, क्या प्रमोशंस करेंगे, क्या प्राइसिंग रखेंगे, वो सब। फिर आते हैं ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, यानी कि कौन कौन काम करेगा। अगर एक कैफे खोल रहे हैं तो उसमें एक ओनर होगा, कुछ वर्कर्स होंगे, एक मैनेजर होगा, ये सब। ओके, फिर आता है फाइनेंशियल प्लान, यानी कि बिजनेस में कितना कॉस्ट लगेगा, क्या हमारा रेवेन्यू जनरेट हो सकता है, कितना प्रॉफिट हम लोग कमाएंगे, ये सब होता है फाइनेंशियल प्लान। अब ये सारे की एलिमेंट्स आप याद रखोगे, साथ ही साथ जो भी मैंने कीवर्ड्स बताए उनको भी। ओके, फिर सेकंड पार्ट हमसे क्वेश्चन का पूछ रहा था, डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट क्या होता है, DPR। देखो, DPR एक डिटेल्ड रिपोर्ट होती है जो प्रोजेक्ट का टेक्निकल, उसका फाइनेंशियल और मैनेजेरियल एनालिसिस करती है। ठीक है, जैसे कि बैंक्स और इन्वेस्टर्स इसी रिपोर्ट को देखकर हमारा जो है बिजनेस के लिए लोन अप्रूव करते हैं। तो बेसिकली जितना भी फाइनेंस रिलेटेड होता है इसमें हम बेसिकली वो डालते हैं। ठीक है, डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट में। अगर हम इसके कुछ कंपोनेंट्स देखें तो सबसे पहले आ जाता है प्रोजेक्ट प्रोफाइल। प्रोजेक्ट की बेसिक इंफॉर्मेशन, जो भी हम कर रहे हैं बिजनेस, उसके ऑब्जेक्टिव, लोकेशन, बिजनेस टाइप, ये सब। ओके, प्रमोटर्स बैकग्राउंड, यानी कि जो इंसान बिजनेस खड़ा कर रहा है उसकी क्वालिफिकेशन क्या है, कितना एक्सपीरियंस है उसके पास, उसकी कैपेबिलिटीज क्या है, वो सब। फिर आता है मार्केट एनालिसिस, कि जो चीज का बिजनेस आप कर रहे हो उसकी डिमांड सप्लाई कुछ है भी मार्केट में या नहीं। ओके, फिर आता है टेक्निकल फीसिबिलिटी,
यानी कि आप लोग प्रोडक्शन प्रोसेस, मशीनरी, रॉ मटेरियल, इस सब के लिए आपको क्या क्या, मतलब आप एक कैफे बना रहे हो तो उसमें क्या क्या चाहिए होगा, ओवन, मिक्सर, ट्रेस, ये सब जो भी चाहिए होता है टेक्निकलिटी बेसिस पे वो सब आता है। ओके। फिर आता है कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट, यानी कि हमारा कितना एक्सपेंडिचर लगेगा। कैफे खोलना है तो एक जगह खरीदनी पड़ेगी, वहां पे मशीनरी लगेगी, क्या क्या लगेगा, इलेक्ट्रिसिटी, ये सब कॉस्ट में आ जाता है। ओके। मीन्स ऑफ फाइनेंस, यानी कि पैसा कहाँ से आएगा, कि खुद का पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं या फिर हम गवर्नमेंट से ले रहे हैं या फिर हम किसी से लोन वगैरह ले रहे हैं, वो सब। ओके। फिर आता है फाइनेंशियल प्रोजेक्शंस, कि हमारा फ्यूचर में हम क्या प्रॉफिट वगैरह, कैश फ्लो कैसा रहेगा, वो सब। रिस्क एनालिसिस, यानी कि बिजनेस रिस्क और उनको रिड्यूस करने के मेथड्स भी ध्यान रखता है। फिर आता है इम्प्लीमेंटेशन शेड्यूल, यानी कि प्रोजेक्ट कंप्लीट करने की टाइमलाइन, कि पहले महीने में हम लैंड परचेज करेंगे, दूसरे महीने में हम वहां पे कैफे वगैरह ओपन करेंगे। आपको टाइमिंग सारा लिखना होता है। ओके। आपको देखो एग्जाम्पल के साथ समझाना है, तो यहाँ पे मैंने आपको एक एग्जाम्पल स्मॉल बेकरी यूनिट का दे रखा है, आप इसको समझा सकते हो यहाँ से पढ़कर ही। ऐसा ही क्वेश्चन पूछ रहेगा, ऐसे ही आपको एक्सप्लेन करनी है चीजें। ओके। कंक्लूजन में आप ये लिखोगे कि बिजनेस प्लान बिजनेस को एक डायरेक्शन देता है, वाइल जो डीपीआर रिपोर्ट है वो एक बिजनेस का डिटेल्ड प्रोजेक्ट होता है, डिटेल्ड एक रिपोर्ट होती है। और दोनों एंटरप्रेन्योर्स को बिजनेस सक्सेसफुली स्टार्ट और मैनेज करने में ये दोनों चीजें जो है हेल्प करती हैं साथ ही साथ। ओके। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 से। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे पूछ रहा है, एक्सप्लेन द रोल ऑफ एमएसएमईज इन एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इन इंडिया, डिस्क्राइब द साइलेंट फीचर्स ऑफ द एमएसएमई डेवलपमेंट एक्ट 2006 एंड डिस्कस रीसेंट गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स टू प्रमोट एमएसएमई। ओके। देखो पहले तो एमएसएमई का फुल फॉर्म हमें पता होना चाहिए, इसका फुल फॉर्म है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। ओके। अब हम इंट्रोडक्शन से अगर स्टार्ट करें, देखो एमएसएमईज को इंडियन इकोनॉमी की बैकबोन माना जाता है, क्योंकि ये एम्प्लॉयमेंट जनरेट करती है, बेसिकली एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करती है, छोटे बिजनेस ऐसे ही स्टार्ट होते हैं और इकोनॉमिक ग्रोथ में काफी ज्यादा इसका कंट्रीब्यूशन रहता है। अगर हम इसका रोल देखें डेवलपमेंट इफ इंडिया के अंदर, तो मैंने अभी जैसे बताया जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, बहुत सारे लोगों को जॉब्स वगैरह प्रोवाइड करती है, क्योंकि इसमें आप स्किल्ड वर्कर्स लेते हो, सेमी स्किल्ड रहते हो, अनस्किल्ड लेते हो, इसलिए। ओके। प्रमोशन ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, एमएसएमई लोगों को खुद का बिजनेस स्टार्ट करने के लिए एनकरेज करते हैं, स्पेशली वुमेन एंटरप्रेन्योर, रूरल एंटरप्रेन्योर, फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर, ये सारे। ओके। फिर आता है बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट, एमएसएमईज रूरल और बैकवर्ड एरियाज में इंडस्ट्रीज डेवलप करते हैं। जितने भी ऐसे एरिया जहाँ पे कुछ भी नहीं हो रहा होता, वहां पे ये लोग देखो एम्प्लॉयमेंट जनरेट होएगी, ऐसे ही होएगी ना, जहाँ पे आप बिजनेस खड़ा करोगे वहां पे पहले कुछ था नहीं, तो ऐसे इससे याद रखो, ठीक है। फिर आता है कंट्रीब्यूशन टू इकोनॉमिक ग्रोथ, एमएसएमईज जीडीपी, एक्सपोर्ट्स, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, इस सब में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ठीक है। एनकरेजमेंट ऑफ इनोवेशन, नए आइडियाज, नई टेक्नोलॉजी ऐसे ही डेवलप होती है कंट्री में जब छोटे बिजनेस जो है स्टार्ट होते हैं वहां पर। ओके। सपोर्ट टू लार्ज इंडस्ट्रीज, एमएसएमई बड़ी इंडस्ट्रीज के एक तरह सप्लायर, डिस्ट्रीब्यूटर, सर्विस प्रोवाइडर, ये सब बनते हैं, तो एक तरह एक लिंक क्रिएट होता है और जितने बड़े बिजनेस है उनको एक स्ट्रेंथन करने में हेल्प करती है। ओके। अब देखो एमएसएमई डेवलपमेंट एक्ट आया था 2006 में, ये एक्ट एमएसएमई को प्रमोट और प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया गया था, बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं सिर्फ इस एक्ट पे, तो आप इसका ध्यान रखेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम देखें तो लीगल रिकॉग्निशन दिया एमएसएमईज को, यानी कि ऑफिशियली जो है उन्हें माना गया कि हाँ ये इंडस्ट्रीज हैं, बिजनेस हैं और इनको लीगली इनके राइट्स दिए जाएंगे। ओके। फिर क्लासिफिकेशन करा गया इसमें, माइक्रो, स्मॉल, मीडियम, जो इसकी फुल फॉर्म में ही आता है, कैटेगरी में डिवाइड करा गया बिजनेस को। तीसरा प्रमोशन एंड डेवलपमेंट मेजर्स, गवर्नमेंट को एमएसएमईज के डेवलपमेंट के लिए पॉलिसीज बनाने का पावर दिया गया जो इनको हेल्प करें। और प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिलेड पेमेंट्स, देखो अगर कोई भी एक ऐसी स्मॉल इंडस्ट्री है जो एज अ डिस्ट्रीब्यूटर या सप्लायर काम करते हैं, तो अगर बायर्स पेमेंट डिले करते हैं तो उन्हें पेनल्टी इंटरेस्ट देना पड़ता है, ये रूल भी जो है इसी एक्ट के अंडर आया था। ओके। फिर इस्टेब्लिशमेंट ऑफ फैसिलिटेशन काउंसिल्स, डिस्प्यूट सॉल्व करने के लिए ये बनाए गए हैं ये वाले इस्टेब्लिशमेंट, माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस फैसिलिटेशन काउंसिल्स, यहाँ पे जितने भी एमएसएमई से रिलेटेड डिस्प्यूट्स होते हैं लीगल, वो सॉल्व होते हैं। ओके। और फोकस ऑन कॉम्पिटिटिवनेस, इस एक्ट के दौरान टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन, स्किल डेवलपमेंट
और क्वालिटी इंप्रूवमेंट को बहुत ज्यादा एनकरेज करा गया। ठीक है, अगर हम कुछ रीसेंट इनिशिएटिव देखें एमएसएमई को प्रमोट करने के, तो सबसे पहले आ जाता है उद्यम रजिस्ट्रेशन, यानी कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा गया एमएसएमईज के लिए। दूसरा आता है क्रेडिट गारंटी सिस्टम, यानी कि कोलैटरल फ्री लोन दिए जाते हैं, प्रोवाइड करे जाते हैं जितनी भी स्मॉल इंडस्ट्रीज है उन्हें। तीसरा है प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, ये आपको पता ही होगा, इसमें सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को प्रमोट करा गया। ठीक है, फिर आता है स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव, इनोवेशन और स्टार्टअप को फाइनेंशियल और टैक्स सपोर्ट देने के लिए स्टार्टअप करा गया था। टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन एंड डिजिटलाइजेशन, गवर्नमेंट एमएसएमईज को टेक्नोलॉजी और डिजिटल टूल्स जो है अडाप्ट करने में हेल्प करती है काफी ज्यादा। ठीक है, नेक्स्ट है पब्लिक प्रोक्योरमेंट पॉलिसी, यानी कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स को एमएसएमई से गुड परचेज करने के लिए एनकरेज करती है ताकि वो उनके बिजनेस को प्रमोट कर सके। ओके, फिर है स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, एंटरप्रेन्योर्स और वर्कर्स को ट्रेनिंग दी जाती है ताकि वो अपने स्किल्स को बेटर कर सके। ओके, कंक्लूजन में आप यही लिखोगे कि एमएसएमई एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि ये लोग एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते हैं, इनोवेशन प्रमोट करते हैं और साथ ही साथ इकोनॉमिक ग्रोथ में कंट्रीब्यूशन देते हैं। ओके, तो आई होप ये वाला क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा, इतना डिफिकल्ट नहीं है, आप सिर्फ हेडिंग्स वगैरह भी पढ़ के जाओगे तो इजीली आंसर कर पाओगे। ओके, तो हेडिंग्स पे ज्यादा ध्यान देना रादर देन पूरी एक एक चीज रटने की बजाय। अब हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। एक्सप्लेन द स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव अलॉन्ग विद इट्स ऑब्जेक्टिव्स। अभी हमने पढ़ा, देखो स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव। डिस्कस द मेजर मेजर्स टेकन टू सपोर्ट स्टार्टअप्स इन इंडिया एंड व्हाट आर द चैलेंजेस फेस्ड बाय दीज स्टार्टअप्स। देखो, एंटरप्रेन्योरशिप जो है ना, वो इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अगर एंटरप्रेन्योरशिप नहीं होती तो आज जहां हमारा इंडिया खड़ा है वहां नहीं होता। इसीलिए आप देखते हो कितना शार्क टैंक वगैरह को कितना प्रमोट करा जाता था, कितना ज्यादा हाईलाइट किया जाता था, क्योंकि एंटरप्रेन्योरशिप हमारा बैकबोन है इंडिया का। ठीक है, इसी को चलते गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 16 जनवरी 2016, ये याद रखना इस डेट को, इस दिन को स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव जो है लॉन्च करा था गवर्नमेंट ने। ओके, इसका मेन एम इनोवेशन को प्रमोट करना और जितने भी नए बिजनेस हैं उनको सपोर्ट करना है बेसिकली। ठीक है, अगर हम इस स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव का मतलब देखें, स्टार्टअप इंडिया गवर्नमेंट को फ्लैगशिप प्रोग्राम है ये गवर्नमेंट का, जो स्टार्टअप्स को प्रमोट और सपोर्ट करते हैं। बेसिकली जितने भी स्टार्टअप्स वगैरह स्टार्ट होते हैं उनको आगे बढ़ाने के लिए जो है सपोर्ट करता है गवर्नमेंट। अब कैसे सपोर्ट करता है, देखो, फाइनेंशियल सपोर्ट करता है बेसिकली। ठीक है, टैक्स बेनिफिट्स देते हैं उन्हें, उनका रजिस्ट्रेशन काफी इजी कर दिया गया है, स्किल डेवलपमेंट में हेल्प करता है। तो अगर हम सिंपल वर्ड्स में समझें तो ये इनिशिएटिव नए एंटरप्रेन्योर्स को बिजनेस स्टार्ट और ग्रो करने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। ओके, अब हम आते हैं सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन पे, दैट इज ऑब्जेक्टिव्स ऑफ स्टार्टअप इंडिया। सबसे पहले आ जाता है प्रमोट एंटरप्रेन्योरशिप, जैसे हमने पढ़ा भी कि यंग पीपल को अपना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए एनकरेज करना। इनोवेशन, देखो नए आइडियाज और टेक्नोलॉजीज को सपोर्ट करता है, तो फॉस्टर इनोवेशन। एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है, नई जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करता है। सिंप्लीफाई करता है बिजनेस प्रोसीजर को, यानी कि बिजनेस स्टार्ट करना इजी बना दिया बहुत ज्यादा। इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करता है, डोमेस्टिक और फॉरेन इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करने में भी ये हेल्प करता है स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव। और इकोनॉमिक ग्रोथ को प्रमोट करते हैं, ये हमने पहले ही पढ़ा है। ठीक है, अब क्या मेजर्स लिए गए हैं इसको सपोर्ट करने के लिए स्टार्टअप इंडिया को, तो वो कुछ मेजर्स हैं। सबसे पहले सिंप्लीफाइड रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। देखो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होता है, सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह आप ऑनलाइन करते हो और आपका जो है स्टार्टअप रजिस्टर हो जाता है, तो ये प्रोसेस बहुत इजी कर दिया गया है। ठीक है, टैक्स बेनिफिट्स, काफी सारे स्टार्टअप्स हैं जिनको टैक्स एग्जेम्पशंस दिए जाते हैं, उनको कोई टैक्स वगैरह पे नहीं करना होता एक टाइम तक। ओके, फंड ऑफ फंड्स फॉर स्टार्टअप, ये क्या होता है, गवर्नमेंट वेंचर कैपिटल सपोर्ट प्रोवाइड करती है, खुद से पैसे वगैरह देती है उन्हें चलाने के लिए अपना स्टार्टअप। स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम, ये जो स्कीम है इसके दौरान प्रोडक्ट डेवलपमेंट और मार्केट एंट्री के लिए फाइनेंशियल असिस्टेंस भी गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है आपको। ठीक है, फिर आता है इंक्यूबेशन एंड इनोवेशन सपोर्ट। इंक्यूबेशन सेंटर्स और इनोवेशन हब्स एंटरप्रेन्योर्स को मेंटरिंग और गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पे काफी सारे लोगों को बुलाया जाता है उनको समझाने के लिए, सिखाने के लिए चीजें। ठीक है, फिर आता है आईपीआर सपोर्ट, पेटेंट्स, ट्रेडमार्क और कॉपीराइट लेने में भी सपोर्ट करती है गवर्नमेंट। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, कंप्लायंस प्रोसीजर जो है, कंप्लायंस करने के प्रोसीजर जितने भी हैं वो सारे इजी कर दिए गए, सिंप्लीफाई कर दिए गए स्टार्टअप्स वगैरह के लिए। ठीक है, स्किल डेवलपमेंट में हेल्प करती है, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स करे जाते हैं, वर्कशॉप्स करी जाते हैं, मेंटरशिप करी जाती है इन सारे बिजनेस के लिए।
ओके, अब देखो हमारा थर्ड पार्ट था क्वेश्चन का कि क्या चैलेंजेस फेस करते हैं। सबसे पहला आता है लैक ऑफ एडिकेट फंडिंग। बहुत सारे स्टार्टअप्स को सफिशिएंट फाइनेंस नहीं मिल पाता तो वो नहीं सर्वाइव कर पाते, ठीक है। दूसरा आता है मार्केट कंपटीशन बहुत ज्यादा रिगरस है। काफी सारी कंपनी जो पहले से ही काफी स्ट्रांग है वो दूसरे कंपटीटर्स को आगे आने ही नहीं देती, ठीक है। काफी बार रेगुलेटरी एंड कंप्लायंस इशू आ जाते हैं। लीगल प्रोसीजर जो है कॉम्प्लिकेट कर देती हैं चीजें। शॉर्टेज ऑफ स्किल्ड मैन पावर, क्वालिफाइड एम्प्लॉइज नहीं मिलते, उन्हें रिटेन करना भी डिफिकल्ट होता है स्टार्टअप्स के लिए। टेक्नोलॉजिकल चैलेंजेस आते हैं, टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा चेंज हो रही है टाइम के साथ, तो नए नए इनोवेशन को एक तरह इनकलकेट करना अपने बिजनेस में डिफिकल्ट हो जाता है, ठीक है। मार्केटिंग एंड कस्टमर एक्विजिशन, कस्टमर अट्रैक्ट करना सबसे ज्यादा मुश्किल है, मार्केटिंग करना, क्योंकि आजकल ऑलरेडी बड़े बड़े ब्रांड्स है तो स्टार्टअप्स को कोई इतना चांस नहीं देता, ठीक है। फेलियर रेट सबसे ज्यादा होता है स्टार्टअप का, क्योंकि हमारी कंट्री में प्लानिंग नहीं अच्छी होती, मार्केट रिसर्च नहीं अच्छा होता और फंडिंग भी अच्छी नहीं होती। इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रेन, यानी कि इंटरनेट, लॉजिस्टिक्स और इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रॉब्लम भी काफी सारे चैलेंजेस क्रिएट करती है, ओके। अब हम स्टार्टअप इंडिया का अगर इसका कंक्लूजन देखेंगे तो आपको इसमें यही लिखना है कि स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव ने इंडिया में एंटरप्रेन्योरशिप और इनोवेशन को काफी प्रमोट किया है। जैसे कि क्या क्या एग्जांपल्स हमने अभी पढ़े हैं वो सब आप बता दोगे, लेकिन साथ ही साथ इसके चैलेंजेस भी रहे हैं, ओके। तो ये देखो हमने 3 क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस कर लिए हैं। 3 क्वेश्चन इनफ है, 15-20 मिनट में पढ़ना काफी होता है अभी के लिए। ब्रेक ले लेके पढ़ोगे तभी समझ आएंगी चीजें। अगर आपको इसके और क्वेश्चन चाहिए तो आपको नीचे कमेंट करना है 2, ओके। अगर आप 2 कमेंट करोगे तो मैं पार्ट 2 लेके आ जाऊंगी जिसमें हम और बचे हुए क्वेश्चन जो है डिस्कस कर लेंगे, ओके। लेकिन अगर इस वाली वीडियो पे अच्छा रहता है रिस्पॉन्स तो ही मैं इसका पार्ट 2 डालूंगी, वरना नहीं, क्योंकि पेपर कल ही है, ओके। बाकी अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप नीचे कमेंट करना 2, जितने ज्यादा लाइक्स होंगे कमेंट्स होंगे उतनी ही जल्दी मैं वीडियो डालूंगी, ओके। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर एग्जाम टुमारो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।